गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में समाज स्तरीकरण क्या है, स्तरीकरण का अर्थ क्या है, परिभाषा, विशेषताएं, परिभाषाएं, इन सब की बात की। तो आज हम स्तरीकरण के सिद्धांत देखेंगे। स्तरीकरण हमने देखा कि सभी समाजों में पाया जाता है। समाज को विभिन्न स्तरों में बांटने की प्रक्रिया स्तरीकरण है। स्तरीकरण और विभेदीकरण के मध्य हमने भेद देखा कि हम स्तरीकरण किसे कहेंगे और विभेदीकरण किसे कहेंगे। आज हम इसके सिद्धांतों की बात करेंगे। तो हम प्रथम सिद्धांत देखेंगे, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है। इसे हम संघर्ष का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कार्ल मार्क्स हैं। इन्होंने सामाजिक स्तरीकरण को समाज में पाए जाने वाले संघर्ष के आधार पर स्पष्ट किया। इस सिद्धांत का उल्लेख इन्होंने अपनी कृति कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में किया। इनके अनुसार आज तक जो भी समाज अस्तित्व में आए उनका इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अर्थात कि ये कहते हैं कि सभी समाजों में वर्ग संघर्ष पाया जाता है। कि हम यदि समाज के विकास की विभिन्न अवस्थाएं देखें तो हम देखेंगे कि सभी अवस्थाओं में समाज में वर्ग पाए गए और इन वर्गों के मध्य संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष से फिर जो नया समाज अस्तित्व में है उसमें पुनः फिर वर्गों की रचना हुई। तो इन्होंने क्या कहा कि आज तक जो भी समाज अस्तित्व में आए उनका इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। अर्थात प्रत्येक समाज में, प्रत्येक युग में सामाजिक वर्ग मौजूद रहे हैं और उनमें परस्पर संघर्ष भी रहा है। प्राचीन समय में स्वतंत्र और दास, कुलीन व अकुलीन, सामंत और अर्धदास, अत्याचारी और पीड़ित आदि वर्ग रहे। वर्तमान पूंजीवादी समय में बुर्जुआ और सर्वहारा ये दो प्रमुख वर्ग हैं जो परस्पर संघर्ष रहते हैं। उच्च वर्ग ने सदैव ही निम्न वर्ग का शोषण किया है। वर्गों का जन्म उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व अथवा अस्वामित्व के आधार पर होता है। इस आधार पर समाज में दो प्रधान विरोधी वर्गों का जन्म होता है। एक वह है जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है और दूसरा वह है जो इससे वंचित होता है। वर्गों का स्वरूप उत्पादन के ढंग पर निर्भर करता है। उत्पादन का ढंग भी इस बात पर निर्भर होता है कि वह समाज प्रौद्योगिकी के कौन से स्तर पर है। शुम्पीटर का मत है कि मार्क्स की प्रमुख रुचि वर्गों के विकास में थी। बॉटमोर कहते हैं कि मार्क्स सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन लाने में वर्गों की भूमिका में रुचि रखता था। वर्तमान औद्योगिक एवं पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व की दृष्टि से दो वर्गों का उदय हुआ, एक पूंजीपति वर्ग और दूसरा बुर्जुआ वर्ग, सर्वहारा वर्ग। पूंजीपति अधिकाधिक लाभ कमाने के लिए श्रमिकों को कम से कम देना चाहते थे। श्रमिक वर्ग का शोषण इसका विरोध करता है, किंतु पूंजीपति जो कि अपनी आर्थिक शक्ति के आधार पर राजनीतिक शक्ति भी धारण करते हैं, श्रमिकों के विरोध का थोड़े समय के लिए दमन कर देते हैं। किंतु उद्योगों का एक स्थान पर केंद्रीकरण होने, यातायात के साधनों के विकसित होने, पूंजीपति एवं श्रमिकों के बीच आर्थिक और सामाजिक दूरी के बढ़ने आदि के कारण श्रमिक वर्ग में एकता और चेतना की वृद्धि होती है। वे एकजुट होकर पूंजीपति से संघर्ष करते हैं और अंततः इसमें सफलता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मार्क्स कहते हैं कि मार्क्स आर्थिक कारण को ही वर्ग का आधार मानते हैं। यद्यपि वे इस बात से भलीभांति परिचित थे कि सामाजिक विभेदीकरण में इन दो प्रधान वर्गों के अतिरिक्त विरोधी हितों वाले कई अन्य समूह भी उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु उन्होंने इस तथ्य की अनदेखी की। इसका कारण यह था कि वे वर्ग विहीन समाज के आदर्श एवं राजनीतिक प्रतिबद्धता से बंधे थे। मार्क्स वर्गों के जन्म में आर्थिक कारण को ही प्रमुख और अन्य कारणों को भी इससे प्रभावित मानते हैं। धर्म, कला, ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, दर्शन, साहित्य सभी कुछ समाज की अर्थव्यवस्था से ही प्रभावित होते हैं। आर्थिक कारण की प्रमुख नींव है जिस पर धर्म, सभ्यता, कला एवं संस्कृति की अधोसंरचना कायम है। मार्क्स श्रमिकों को अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जागरूक एवं एकजुट होने के कहते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें तुम्हारी बेड़ियों के सिवा कुछ नहीं खोना। मार्क्स मजदूरों को धर्म से बचने के लिए भी कहते हैं, क्योंकि उनके अनुसार धर्म उनके लिए एक अफीम का काम करता है जिसका प्रयोग पूंजीपति अपने हितों की रक्षा के लिए करता है। वह पूंजीपतियों से किसी प्रकार का समझौता न करने की बात भी कहते हैं। मार्क्स श्रमिकों की विजय के प्रति काफ़ी आशावादी थे। वे कहते थे कि यदि दुनिया के सभी मजदूर एक हो जाएंगे तो उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं और पाने के लिए पूरा संसार बाकी है। तो मार्क्स ने माना कि प्रत्येक समाज में वर्ग मौजूद रहे हैं और इन वर्गों के बीच संघर्ष का जो प्रमुख आधार था वो उन्होंने आर्थिक आधार को प्रमुख मांगा, और इस आर्थिक आधार पर ही वो कहते हैं कि समाज की अन्य संस्थाएं निर्भर रहती हैं। तो इन्होंने कहा कि समाज में जो दो वर्ग हैं, पूंजीपति और या बुर्जुआ और सर्वहारा वर्ग, या पूंजीपति और श्रमिक वर्ग, वो कहते हैं कि प्रमुखतः वो आर्थिक आधार पर ही है। इनके मार्क्स के सिद्धांत की विद्वानों द्वारा आलोचनाएं भी की गई। मार्क्स के वर्ग सिद्धांत
वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की अनेक आलोचनाएं हुई। पहले, मार्क्स ने अपने सिद्धांत में आर्थिक कारण को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया। दूसरी, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों की अवहेलना की। आज तक का इतिहास यह बताता है कि सभी समाजों में वर्ग रहे हैं। फिर मार्क्स द्वारा वर्गविहीन समाज का आदर्श एक कल्पना मात्र है, व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि पूंजीपति के बाद वो समाजवादी समाज की जो कल्पना करते हैं उसमें वो कहते हैं कि वो वर्गविहीन समाज होगा, उसमें कोई वर्ग नहीं होगा। तो ऐसे समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते। मार्क्स ने यह भी नहीं बताया कि वर्गविहीन समाज में सामाजिक स्तरीकरण का क्या आधार होगा, क्योंकि स्तरीकरण तो हम एक सार्वभौमिक तथ्य मान रहे हैं कि सभी समाजों में हमेशा विद्यमान रहा है। तो हम अगर यदि उनके वर्गविहीन समाज की बात करें तो उसमें फिर स्तरीकरण का आधार क्या होगा, इस पर प्रश्न चिन्ह है। जिन समाजों में वर्ग व्यवस्था है वहाँ वर्ग संघर्ष का सिद्धांत लागू हो सकता है, किंतु भारत जैसे देश में जहाँ जाति प्रथा विद्यमान है यह पूरी तरह लागू नहीं होता। जॉनसन मानते हैं कि उत्पादन के दौरान संघर्ष की बजाय सहयोग अधिक होता है, बिना सहयोग के उत्पादन ठप हो जाता है। अतः श्रमिकों व पूंजीपतियों में सदैव संघर्ष की बात उचित प्रतीत नहीं होती। वर्तमान समय में सरकार व पूंजीपतियों ने श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए हैं, इससे उनमें संघर्ष के स्थान पर सहयोग बढ़ा है। मार्क्स के कुछ राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह आवश्यक नहीं कि समाज में वर्गों का निर्माण उसकी राजनीतिक प्रतिबद्धता के अनुसार ही हो। दूसरा सिद्धांत हम देखते हैं प्रकार्यवादी सिद्धांत। मार्क्स ने तो आर्थिक आधार पर वर्गों में संघर्ष की बात की और स्तरीकरण की बात की। तो इसके अलावा डेविस एम मूर हैं, उन्होंने स्तरीकरण का प्रकार्यवादी सिद्धांत दिया। सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन डेविस तथा मूर ने अपने लेख सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन में किया। उन्होंने अपना लेख इस मान्यता से प्रारंभ किया कि कोई भी समाज वर्गविहीन नहीं है। सभी समाजों में स्तरीकरण पाया जाता है। सभी समाजों में स्तरीकरण इसलिए पाया जाता है कि प्रत्येक समाज यह महसूस करता है कि सामाजिक संरचना में व्यक्तियों का कोई ना कोई स्थान निश्चित होना चाहिए तथा विभिन्न पदों को प्राप्त करने की उन्हें प्रेरणा दी जानी चाहिए। इस प्रकार सामाजिक विषमता समाज में अचेतन रूप से विकसित होती है। इसके द्वारा समाज ऐसी व्यवस्था करता है कि सबसे महत्वपूर्ण पदों पर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ही पहुँचे। डेविस के अनुसार समाज के विभिन्न पदों के लिए विभिन्न योग्यताएं बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है तथा कुछ व्यक्तियों का महत्व अधिक होता है। जो पद सामाजिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं ऐसे पदों के लिए अधिक पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है। महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए विशेष प्रतिभा एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कुछ प्रशिक्षण कठिन एवं खर्चीले होते हैं, अतः उन्हें सभी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इन पदों के लिए समाज अधिक सुविधा एवं पुरस्कार की व्यवस्था करता है। जैसे समाज में हम देखें डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, RAS आदि के पद महंगे और अधिक परिश्रम के बाद प्राप्त होते हैं बजाय अन्य पदों के। अतः इन पदों के लिए समाज अधिक वेतन और सुविधाओं की भी व्यवस्था करता है। तो अब डेविस ने समाज में 3 प्रकार के पुरस्कारों की बात की। प्रथम, समाज वे वस्तुएं देता है जो व्यक्तियों के जीवन धारण और आराम के लिए आवश्यक होती हैं, अर्थात आर्थिक प्रोत्साहन। द्वितीय, समाज बौद्धात्मक प्रकृति की वस्तुएं भी प्रदान करता है और तृतीय, समाज आत्मसम्मान एवं अहम की तुष्टि करने वाली वस्तुएं भी प्रदान करता है। जैसे समाज में वीरता प्रदर्शित करने वालों को परमवीर चक्र, महावीर चक्र प्रदान किए जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री की उपाधियां भी सम्मानजनक पुरस्कार हैं समाज में। इस प्रकार जब समाज में कुछ लोगों को अधिक अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और कुछ को कम, तो समाज में स्वतः ही स्तरीकरण उत्पन्न होता है। प्रश्न उठता है कि क्या यह सिद्धांत केवल मुक्त समाजों में ही होता है जहाँ व्यक्ति योग्यता एवं प्रशिक्षण के आधार पर पदों को प्राप्त कर सकता है, या उन समाजों पर भी लागू होता है जहाँ पद जन्म एवं पारिवारिक स्थिति के आधार पर प्राप्त होते हैं। इनके सिद्धांत की भी आलोचना हुई। बॉटमोर ने इसकी कुछ आलोचनाएं की जो कि निम्न है। बॉटमोर के अनुसार स्तरीकरण एक सार्वभौमिक तथ्य और सभी समाजों में पदों की सुनिश्चित व्यवस्था होती है। प्रकार्यवादियों द्वारा प्रयुक्त सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थितियां और सर्वाधिक योग्य व्यक्ति दोनों ही शब्दावलियां स्पष्ट नहीं है। समाज में सभी पद एवं व्यक्ति अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज को सभी प्रकार के कार्यों की आवश्यकता होती है, चाहे वो उच्च श्रेणी का कार्य हो चाहे वो निम्न श्रेणी का कार्य हो। फिर हम ये कहें कि महत्वपूर्ण पदों पर योग्य व्यक्ति ही पहुंचते हैं। कई बार अयोग्य व्यक्ति भी घूस और सिफारिश के आधार पर इन पदों पर पहुंच जाते हैं। कई बार यह व्यक्ति की रुचियों पर भी निर्भर करता है कि वे महत्वपूर्ण परिस्थितियां ग्रहण करें या नहीं।
यह सिद्धांत व्यक्तियों के पदों की अवधारणा पर आधारित है, ना कि सामाजिक समूह एवं वर्ग पर। आगे वो कहती हैं बॉटमोर, यह सिद्धांत सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न प्रकारों और एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन की प्रक्रिया का भी विवरण प्रस्तुत नहीं करता, केवल उन्हें स्वीकार मात्र करता है। यह सिद्धांत सामाजिक स्तरीकरण और राजनीतिक संघर्ष के बीच संबंधों पर भी प्रकाश नहीं डालता। तो बॉटमोर द्वारा जो आलोचना है ये भी महत्वपूर्ण है, पर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इसके स्तरीकरण के प्रकार्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो डेविस एंड मूर के द्वारा किया गया। कौन सी पुस्तक, कौन से लेख में किया गया? तो सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन में दिया गया। मार्क्स ने किस आधार पर स्तरीकरण की बात की? तो मार्क्स ने आर्थिक आधार पर स्तरीकरण की बात की। मार्क्स अपनी किस पुस्तक में इसकी बात करते हैं? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बात करते हैं। तो आप जब अध्ययन करें तो आप इस चीज़ का भी अध्ययन करें। इसके अलावा द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास में वेबलिन का सिद्धांत है। सी राइट मिल्स ने भी स्तरीकरण के लिए शक्ति को महत्वपूर्ण माना। आर्थिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति सेना के उच्च अधिकारियों से अपने संबंध कायम कर लेते हैं और समाज में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दृष्टि से प्रभावशाली बनते हैं। वहीं हम पार्सन्स को देखें तो पार्सन संपत्ति को व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण मानते हैं। पार्सन्स प्रकार्यवादियों की इस बात को स्वीकार करते हैं कि समाज के महत्वपूर्ण पदों को योग्य व्यक्तियों द्वारा ही भरा जाता है। समाज में कौन सा पद महत्वपूर्ण होगा यह सामाजिक मूल्यों उद्देश्यों पर निर्भर करता है। तो पार्सन्स कहते हैं कि समाज में महत्वपूर्ण पदों को योग्य व्यक्ति धारण करेंगे। तो समाज में कौन सा पद महत्वपूर्ण होगा यह समाज के मूल्य और आदर्शों, उद्देश्यों पर निर्भर करता है। संतुलन एवं एकता में विश्वास करने वाले समाज के उद्देश्य संघर्ष में विश्वास करने वाले समाज से भिन्न होते हैं। अब सामाजिक स्तरीकरण का अपना महत्व है। व्यक्ति के लिए इसका क्या महत्व है कि व्यक्ति की मानवता की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है। अधिक कार्य के लिए प्रोत्साहन है कि जब हमें कार्य के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है तो व्यक्ति प्रसिद्धि पाने के लिए अधिक से अधिक अच्छा कार्य करना चाहता है। स्तरीकरण में विभिन्न योग्यता वाले व्यक्तियों को पद प्रदान किए जाते हैं। इसमें समाज में संघर्ष की बजाय सहयोग भी उत्पन्न होता है। मनोवृत्तियों का निर्धारण होता है। शक्ति संतुलन समाज में उत्पन्न होता है कि स्तरीकरण समाज में शक्ति संतुलन भी कायम रखता है। स्तरीकरण में कुछ व्यक्तियों के पास महत्वपूर्ण पद होते हैं, उनके पास शक्ति भी अधिक होती है। दूसरी तरफ राजनीतिक अधिकार एवं शक्ति विहीन लोगों की संख्या अधिक होती है। ये लोग शक्ति संपन्न लोगों को शक्ति के दुरुपयोग करने से रोकते हैं। उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। स्तरीकरण में जब एक व्यक्ति को एक निश्चित पद प्रदान किया जाता है तो वह अपने पद को बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वाह निष्ठापूर्वक करता है। इससे व्यक्ति में उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास होता है। व्यक्ति की परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण। स्तरीकरण द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का समाज में स्थान निर्धारित किया जाता है और व्यक्ति की परिस्थिति के अनुसार ही उसे कार्य भी सौंपे जाते हैं। यह हमने देखा था स्तरीकरण का व्यक्ति के लिए महत्व। अब हम स्तरीकरण का समाज के लिए महत्व देखेंगे। तो समाज के लिए क्या महत्व है स्तरीकरण का? कि एक मान्यता यह है कि स्तरीकरण परिवर्तन विरोधी है, किंतु इसके विपरीत स्तरीकरण परिवर्तन को प्रोत्साहन भी देता है। इसका कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता में वृद्धि करके उच्च परिस्थिति प्राप्त करने का प्रयास करता है और उसके द्वारा रिक्त हुए पद या स्थान को नए व्यक्ति ग्रहण करते हैं। तो साथ ही नए पदों के अनुरूप व्यक्ति अपने व्यवहार, संबंध, रहन सहन, विचार, मनोवृत्तियों में भी परिवर्तन लाता है। नेक्स्ट है सामाजिक संघर्षों से रक्षा करते हैं। सामाजिक एकीकरण में वृद्धि होती है, सामाजिक प्रगति होती है, सामाजिक संबंधों का निर्धारण होता है। इससे श्रम विभाजन होता है, कार्य उतनी कुशलता के साथ होते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक स्तरीकरण के कई प्रकार भी हैं कि व्यक्ति एक निश्चित पद प्राप्त करने के बाद निष्क्रिय हो जाते हैं। वर्ग चेतना और पक्षपात देखने को मिलता है, संघर्ष को जन्म मिलता है, निराशा का जन्म होता है, असुरक्षा समानता का विरोधी है, व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण के कुछ कार्य हैं तो कुछ अकार्य भी हैं। इसके अकार्यों के बावजूद भी ये सभी समाजों में विद्यमान रहा है। यह एक सार्वभौमिक अवधारणा है। स्तरीकरण के अभाव में सामाजिक विघटन और क्रांति के अवसर भी पैदा होते हैं। स्तरीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को साधारणतः अपनी योग्यता अनुसार पद एवं भूमिका प्राप्त होती है। तो हमने स्तरीकरण का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, इसके स्वरूप और इसके सिद्धांतों की बात की। तो इसके स्वरूप भी पूछ लिए जाते हैं। तो स्वरूप किसने दिए? बॉटमोर ने। कौन से दिए? उन 4 स्वरूपों को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके सिद्धांतों की बात करें तो हमने डेविस एंड मूर का सिद्धांत है।
आपका मार्क्स का सिद्धांत है, तो इसके स्वरूप क्या थे? दास प्रथा, जागीरें, धर्म, जाति और वर्ग, ये इसकी बॉटम द्वारा बताए गए 4 स्वरूप हैं। तो हमने यह स्तरीकरण की बात की। धन्यवाद।